हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को लगता होगा मैं इंट्रोड्यूस रोज अपने आप को क्यों करता रहता हूँ। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मेरे हर एक वीडियो के साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं और बहुत लोग न्यू व्यूवर्स भी होते हैं। तो इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन हर एक वीडियो में देता रहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से हम लोग को पता है कि हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलता है कि हमारा कैसा क्या था, पहले का लाइफ, पहले के लोग कैसे रहते थे। तो हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है वो हमारा रिलीजियस बुक जो होता है, जो धर्म ग्रंथ होता है, जैसे महाभारत या गीता, रामायण, ये सभी बुक को जो हम लोग जानते हैं, या फिर वेद पुराण, इन सभी बुक से हम लोग को जानकारी मिलता है कि पहले का लाइफ कैसा था, लोग कैसे रहते थे, क्या क्या नियम वगैरह थे। ये सारे हम लोग को बुक से पता चलता है। फिर इसके बाद जो होता है वो हमारा विदेशी विदेशी लोग जो आते थे हमारे यहाँ, ट्रैवलर लोग, उन लोग जो यहाँ के बारे में लिखे और अपने देश में जाकर यहाँ के बारे में बताए, उन सारे बुक्स से भी हम लोगों को अपने देश का या के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो खुदाई करता है, पुरातत्व विभाग जो होता है, वो खुदाई के दौरान जो भी चीज़ उन्हें प्राप्त होता है उनके द्वारा हमें बताता है, पता चलता है कि पहले का सबसे पहले कौन सा लाइफ आया, कैसा सिविलाइजेशन था वहाँ का, कैसे लोग रहते थे। इन सभी चीज़ों का डिटेल इस तरह से हमारे पास जानकारी मिलता है। क्योंकि अब हमारे पास उतने पुराने दादा नाना जी तो है नहीं कि जो हमारे लाइव कहानी सुनाएंगे। ठीक है, तो उतना लाइव सुनने के लिए हमारे पास अभी कोई अभी तक लाइव नहीं है कि जो हम लोगों को कहानी को बताए। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए। अब हम इतने सारे सोर्सेस हैं हमारे हिस्ट्री का पता करने के लिए, तो मैं बता दूं, आप लोग अर्ली मैंस के बारे में पढ़े होंगे, आदि मानव का काल। उस समय क्या था कि लोग ऑलमोस्ट जानवर थे, बट वो वेल डेवलप्ड जानवर थे। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल टर्म में वो अभी भी बोला जाता है, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। तो हम लोग पता है कि उस समय के जो लोग थे वो ट्रैवल करते रहते थे, इधर से उधर नॉमेडिक लाइफ नॉमेडिक लाइफ उन लोग जीते थे। यहाँ से वहाँ, इस जंगल से उस जंगल, इस जंगल से उस जंगल। इस जंगल में जो भी है वो खा पी लिया, अब इस जंगल में अगर कुछ नहीं बचा तो दूसरे जंगल चले गए। मतलब अपना जीवन का वह इस तरह से गुजारा करते थे। फिर उन्हें पता चला कि सपोज कीजिए एक जंगल है और जंगल से 4 किलोमीटर दूर पानी है, अगर नदी है, तो उन्हें वहां तक जाकर पानी पीना होता था, फिर वापस जंगल में आना होता था। तो ये काफी मुश्किल भरा दौर होता था। तो उन लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को ज्ञान बढ़ता चला गया, उन लोगों को लगा कि नदियों के आसपास ही बसना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि उससे क्या होगा कि नदियों के आसपास बसने से नदी का जो पानी उन लोगों को मिलेगा ही, प्लस आसपास जो भी जो नज़ारा होता है, आसपास जंगल भी पाए जाते हैं नदियों के आसपास, वहाँ पे रहने का एक वेल डेवलप्ड अच्छा साधन हो सकता है। वैसा सोच के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, नदियों के आसपास बसना शुरू किया। और जब नदियों के आसपास बसने लगे तो फिर उन लोगों ने खेती भी करना शुरू किया, क्योंकि उस समय तक लोगों को बहुत सारे खेती का ज्ञान हो चुका था। और बहुत सारे सेटलमेंट के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उस समय तक लोग खुद लकड़ियों को काट कर झोपड़ी वगैरह बनाने लगे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ता चला गया और फिर एक सेटलमेंट वाला लाइफ आने लगा। अब इन सेटलमेंट वाला लाइफ में जो हम लोग इंडिया में जो पढ़ते हैं, वो फर्स्ट सेटलमेंट लाइफ जिसे कहते हैं, वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन होता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अब हिस्ट्री जो हम लोग को पता है कि हम लोग, तो ये हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्पेशली मैं इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना होता है। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है एंशंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास जिसके बोलते हैं। फिर एक मेडाइवल हिस्ट्री होता है, जो मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री होता है, जो अभी तक चल रहा है। तो इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। इसे मैं डेट के साथ आपको मेंशन कर देता हूँ। तो एंशियंट हिस्ट्री जो आपका होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री जो आपका हो, AH इज फॉर एंशियंट हिस्ट्री। ये आपका ऑलमोस्ट 650 AD तक था। आप यहाँ से एनो डोमिनी इसको बोलते हैं, मतलब जो जेसस क्रिस्ट आए थे उनके बाद का जो ईयर चलता है उसे AD से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसके पहले ये आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 6000 BC, बिफोर क्रिस्ट जो आपके थे, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपका आयरन एज भी आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आता है, और भी आगे पार्ट्स में इसका डिटेल पता चलता जाएगा। तो ये आपका 6000 BC से लेके 650 AD तक आपका जो था एंशियंट हिस्ट्री था। उसके बाद आपका आता है यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 1600 BC तक, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपका मेडाइवल हिस्ट्री आता है।
जिसे मध्यकालीन भारत बोलते हैं, मध्यकालीन युग बोलते हैं। और मध्यकालीन युग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपका। इसके बाद का जो हिस्ट्री होता है, इसके बाद टिल डेट जो अभी तक जो हमारे पास चल रहा है, यहाँ तक आपका जो आता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं यहाँ पे MH लिख देता हूँ। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री डेट है। तो इस डेट के बारे में भी आपको आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि हिस्ट्री 3 पार्ट में जो डिवाइड हुआ है उसका एजेस क्या क्या है। तो आपका ये आपका हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, ये मिडाइवल हिस्ट्री है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। अब एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहले सेटलमेंट यहाँ पे पाया गया वो आपका था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब नाम से ही पता चलता होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडस वैली, इंडस रिवर है, सिंधु नदी का नाम है, और उसके आसपास का जो एरिया बसा होगा वही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाएगा। तो अब इसके बारे में आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो मैं चैप्टर अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वह है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस चैप्टर के बारे में बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक स्टोरी की तरह मेरे से सुनते जाइए। और आई होप आप लोग सभी के पास हिस्ट्री का लूसेंट का बुक तो होगा ही, और अदर भी अगर कोई बुक आप लोग फॉलो करते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपके मेंशन हैं। आपको जस्ट एक स्टोरी की तरह सुनना है, और माइंड में मैं क्वेश्चन को रिपीट करता जाऊँगा, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन भी बैठ जाएंगे दिमाग में कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम वो होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता होता है। इससे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वाले का ये क्लियर हो जाएगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, तो इसके बारे में पता कैसे चला, तो इसका जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी खुदाई की थी, और इसके बारे में सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने बताया था। ये नाम मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। राय बहादुर दयाराम साहनी, ये इन्होंने खुदाई करके इनके अंदर ये खुदाई हुआ और पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम का कोई सिविलाइजेशन था जो एग्जिस्ट करता था इंडिया में। अब ये कैसा था कि एक नगरीय सिविलाइजेशन था। नगरीय के सिविलाइजेशन का मतलब है कि हमारे जैसे आज का टाउन वेल डेवलप्ड है, वैसे उस समय का ये काफ़ी वेल डेवलप्ड टाउन हुआ करता था। मतलब इसमें बहुत सारे टाउन्स होते थे। तो ये आपका दयाराम साहनी जी ने बताया कि वेल डेवलप्ड टाउन्स इसमें पाए गए हैं। ये नगरीय सभ्यता थी। इसके साथ साथ इस सभ्यता में एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, वो है ब्रोंज एज। यह इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। ब्रोंज एज के नाम से भी इस काल को जाना जाता है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थे, आपको वो सिटीज का मैं नाम लिख देता हूँ। उसे सिटीज या टाउन्स जो भी बोल सकते हैं आप लोग। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट टाउन्स है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टाउन्स का नाम मैंने लिख दिया है। इसे भी आपको नोट डाउन नहीं करना है, आपके पास बुक होगा, बस सुनना है और समझना है इस कहानी को। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है मोहनजोदाड़ो। इसे मोहनजोदाड़ो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप लोग मोहनजोदड़ो बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो आपका पूछेगा वो तो दिया जाएगा। पूछता ये है कि अगर ये टाउन है, तो मैंने बताया किसी न किसी रिवर के पास सेटलमेंट हुआ होगा, तो ये कौन से नदी के बगल में है, तो आपका इंदज रिवर के बगल में, सिंधु नदी के बगल में ये बसा हुआ था। नेक्स्ट जो आपका वो हड़प्पा है। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के बगल में बसा हुआ था, वो रावी नदी के बगल में बसा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सारे शहर नदियों के आसपास बसते थे। नेक्स्ट जो आपका आता है कालीबंगन आता है। कालीबंगन जो है आपका घग्गर रिवर के बगल में बसा हुआ था। और भी साइट्स इसमें है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन है इससे। तो ये तीन साइट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये आप लोग लिख भी सकते हैं, या फिर आपके बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये तीन साइट्स हैं, तीन टाउन्स हैं, और इनके पास जब टाउन्स है तो वो किसी न किसी रिवर के बगल में होंगे, और उनके रिवर का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो अब स्टोरी को आप इस तरह से समझिए कि नदियों के आसपास हमारा टाउन बसा हुआ है। तो अब उस टाउन में पहुंचेंगे कैसे, तो पहुंचने का दो साधन हो सकता है। एक तो बैलगाड़ी, जो उस समय काफ़ी प्रचलित था। तो बैलगाड़ियों का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, इसी सभ्यता से मिलता है। दूसरा क्या है कि हम लोग नाव से एक दूसरे जगह पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है, अभी हम लोग जो नाउन शिप जो हम लोग चलता है, तो वो पोर्ट पे कहीं ना कहीं रुकता है। तो यहाँ पे भी पोर्ट पाए गए हैं। उन लोथल में दो पोर्ट पाए गए हैं, एक्चुअली सुतकोतदा और लोथल। सुतकोतदा एंड लोथल, ये दो वहाँ पे पोर्ट का नाम है। तो ये पोर्ट का नाम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रेलवे का जब पुराना जब देखेंगे क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह का, या और भी किसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम का, तो उसमें आपका इवन 1998 से लेकर 2007 के आसपास का जितना क्वेश्चन देखेंगे, ये साइट्स बहुत बार पूछा गया है उसमें कि ये सुतकोतदा और लोथल है क्या। तो ये एक्चुअली पोर्ट है, बंदरगाह है।
मूविंग ऑन। अब इसमें मिले क्या क्या हैं, जब खुदाई हुआ तो मिले क्या क्या थे, तो उसमें आपका एक स्नान घर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली हमारे जो अपार्टमेंट वगैरह होता है उसमें तो बाथरूम ही होता है, बट उस समय जो आपका स्विमिंग पूल जो हम लोग बड़े बड़े होटलों में होता है ना, वो स्विमिंग पूल ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का मिला। अब वो आपका कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला। तो ये आप अक्सर पूछा जाता है, जो आपका स्नान घर है जो सबसे बहुत बड़ी साइट थी वहाँ पे, वो कहाँ से मिला था आपका, वो आपका मोहनजोदाड़ो से मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मेंशन कर लीजिएगा। अब वहाँ पे क्या है ना कि एक अग्निकुंड मिला, वो आपका कालीबंगन से मिला। तो अग्निकुंड मिलने के से क्या हमें प्रमाणित मिलता है कि अग्निकुंड अगर मिल रहा है, दैट मीन्स उस समय पूजा प्रथा प्रचलन था, उसमें हवन कुंड वगैरह हुआ करता था। और उसके बाद वहाँ पे ना नक्काशीदार ईंटें भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता था कि वहाँ का लोगों का आर्किटेक्चर में काफ़ी अच्छा अनुभव था, क्योंकि जो आपका जो ईंटों के जो नक्काशीदार शेप जो मिले थे, वो ऐसा नहीं था जो आज के जो बिल्डिंग्स हमारे बनते हैं या फिर हमारे घरों में जो टाइल्स लग जाता है। आप इसके बारे में गूगल पे फोटो जाकर जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा डिजाइन सा ऐसा ऐसा शेप होता है ना, जैसे हम लोग 3D शेप जिसे बनाते हैं आज, इससे भी बेटर बेटर शेप का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आजकल तो वैसा शायद जो हम लोग किला घूमने जाते हैं ना, उनके पास भी ऐसा शेप नहीं दिखाई देता है, जो हमारे फर्श पे उन लोगों को सिर्फ ईंटों को सजा सजा कर उन लोग शेप बनाया करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, तो इसके बारे में आप लोग प्लीज़ गूगल कीजिएगा, और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों ने गूगल किया था या नहीं। नाउ वहाँ पे जो आपका अग्निकुंड मिला था, तो वहाँ से एक और चीज़ पता चला कि वहाँ पे लोग जो पूजा करते थे, वो किस भगवान की पूजा करते थे, तो वे लोग पशुपति नाथ जी की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि वे लोग किस भगवान की पूजा करते थे, तो पशुपति नाथ जी की पूजा करते थे। इसके साथ ही साथ वे लोग जमीनों की, धरती माँ की भी पूजा करते थे, क्योंकि उनसे उन्हें फसल मिलता था, इसलिए वे लोग धरती माँ की पूजा करते थे। और आज भी हमारे यहाँ धरती माँ का पूजा होता है। ठीक है, जब आप लोग घर बनाने जाते हैं या किसी भी शुभ काम को करते हैं, तो धरती माँ की पूजा करते हैं हम लोग। तो धरती माँ की पूजा उस समय भी प्रचलित थी। और वृक्षों की पूजा, जैसे आज आप लोग वट वृक्ष की पूजा या पीपल वृक्ष की पूजा करते होंगे, तो ये पूजा जो था उस समय भी आपका प्रचलित था। इसके साथ ही साथ एक कांस्य की मूर्ति मिली है, जो नर्तकी की मतलब डांसर है वो, और उनकी भी एक मूर्ति मिली है। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई मूर्ति आपको मिलता है, वो भी ब्रोंज में मिलता है, दैट मीन्स उसके लिए तो कुछ ना कुछ फैक्ट्री होता होगा। और जब फैक्ट्री होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ एबल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इतना बड़ा इंजीनियर है, इतना वेल डेवलप्ड इंजीनियर है, तो इंजीनियर बनने के लिए भी कितना मेहनत करना होता है। अब इंजीनियर बन गया तो फिर फैक्ट्री है, तो इतना सारा चीज़ आज के टाइम में हम लोग समझते हैं, इमेजिन करते हैं कि इतना सारा चीज़ हो सकता है। तो समझिए उसमें जब मूर्ति बन रहा होगा तो कितना वेल डेवलप्ड टाउन होगा, कि वो ब्रोंज को आपको पिघला करके फिर उसे मूर्ति के शेप में डाल रहे हैं, डैट मीन्स कितना वेल डेवलप्ड टाउन होगा, ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही टाउन होगा। तो ये उसकी बहुत खासियत थी। अब वहाँ पे और क्या क्या मिला है, तो इसके बारे में बता दूं। अब हम लोग खाते क्या होंगे, तो खाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना। तो धान, गेहूं और जौ, इन तीनों का सबूत जो है ना, जो साक्ष्य है, वो मोहनजोदाड़ो से मिला है आपका, मतलब वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ है। अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताइएगा, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में आप लोग गूगल कीजिएगा। और इसका हो सकता है, जैसे हर एक चीज़ जब मिलता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो किसी ना किसी म्यूजियम में तो रहता ही होगा वो। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि धान जो होता है या गेहूं जो होता है, अगर हम लोग बंद कमरे में भी रखते हैं तो सड़ जाता है, अगर जमीन के नीचे भी रहेगा तो मिट्टी से वो तो सड़ जाएगा। और इतने सालों पुराना, 2000-3000 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना साल का ये सब चीज़ अगर धान मिला होगा, तो पता नहीं किस रूप में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिला होगा। क्योंकि आखिर तो वो किसी मतलब ब्रोंज वगैरह में डालकर उसे तो पैक करके नहीं रखे होंगे, क्योंकि उस समय मिट्टियों के बर्तन में सारा चीज़ होता था, खाना वगैरह। तो इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं, सिर्फ बुक में मैंने पढ़ा है और बुक से आपको नॉलेज बता रहा हूँ कि गेहूं, धान और जौ वहाँ पे पाए गए थे। तो ये हम लोग भी रट लेते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए डायरेक्टली इसे हम लोग को रटना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ ये सब तो उनको मिले ही हैं जो आपका यूज में आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेदों में आप लोगों ने सुना होगा, वेद में हम लोग को जैसे गायत्री मंत्र वगैरह मेंशन होते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग ओम का साइन लेते हैं या और भी जो शुभ शुभ साइन हम लोग यूज करते हैं, ये सब मेंशन होते हैं वहाँ पे। तो हमारा जो स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ना, ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होता है। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में जो फर्स्ट जानकारी हमें मिलती है, वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है।
और एक्चुअली स्वास्तिक चिन्ह मैं जैन स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा डिग्री भी मुझे जैन कॉलेज से ही मिला है। तो हमारा जो साइन होता था, हमारा जो आइडेंटिटी होता था, जो हमारा बैच होता था या बेल्ट होता था, उसमें बचपन से हम लोग स्वास्तिक का साइन देखते आए हुए थे, क्योंकि हमारा वो लोगो होता था। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो आपका है उस समय हमें नहीं पता था, बट जब क्लास 6 में मैं गया और मुझे पता चला, तो मुझे पता चला अच्छा ये स्वास्तिक चिन्ह है और ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मुझे मिला है। ठीक है, तो ये सब जो था वो डिटेल जानकारी था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आई होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। एक स्टोरी टाइप मैंने इसे बनाया और मैंने जितना भी पॉइंट्स बोला है, टू द पॉइंट्स बोला जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और उस पर क्वेश्चन बनता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको एक स्टोरी भी समझ में आया होगा कि लोग पहले कैसे रहते थे, घुमक्कड़ का टाइप का, फिर सेटलमेंट कैसे हुआ। तो आपको भी पता है, जब आप लोग गाँव कभी जंगलों में जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो वहाँ लकड़ियाँ काट करके थोड़ा टेंट टाइप का बनाने के लिए सीखते हैं, या फिर किसी न किसी झोपड़े को देखते हैं जो चारों तरफ लकड़ी तोड़ तोड़ कर वो झोपड़ा तैयार किया रहता है। तो वैसे वे लोग तैयार करते थे। फिर आसपास में जानवरों को पालते थे वो, क्योंकि वो जानवरों से उनका खाना, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, उस समय लोग नॉन वेजिटेरियन ही होते थे, तो उनका भी यूज करते थे। प्लस प्लस वो खेती करने भी सीख गए थे, जैसे मैंने गेहूं धान जौ के बारे में बताया। आसपास में नदियां थी तो उनसे पानी भी मिल जाता था, तो काफ़ी वेल सेटल्ड लाइफ था। और बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी से मिलकर मतलब चढ़कर वो ट्रैवल भी करते थे। आज इस रेस्टोरेंट में खाना है, कल उस रेस्टोरेंट में खाना है, तो उन लोग का रेस्टोरेंट वही होता था। बैलगाड़ी पे ट्रैवल किए और जहाँ जिस जंगल के पास पहुँचे, जो भी फल वगैरह मिला या जो भी खाने का सामान मिला, वो उनका रेस्टोरेंट होता था, वहीं से वे खाते पीते थे, पार्टी करते थे, कोई पेमेंट नहीं करना होता था। सो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टोरी। और इस पे आप लोग और डिटेल मैं कहूँगा, बुकेस तो होता ही है, लोग बुक से नॉलेज लेते ही है, बट गूगल पे जाके कुछ ना कुछ इस पे डिटेल रिसर्च करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे इमेज आपको मिलेंगे और उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि उस जमाने के लोग कितने वेल डेवलप्ड माइंड वाले थे, बिना किसी डिग्री के लोगों के पास कितना ज्ञान होता था। आज भी हम लोग जानते हैं ना, बोलते हैं कि लोग नॉलेज इज लिमिटेड बट इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। तो हमारा नॉलेज लिमिटेड होता है, बट इमेजिनेशन से हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस फ्रेज को मैं आपको बोलूँगा एक्चुअली डेली लाइफ में यूज भी कीजिए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए। मैं भी बहुत सारी चीज़ ऐसा पढ़ाता हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ना है। ऐसा आप इसे जीवन में उतारिए कि आप कभी किसी को सुना सकते हैं, या अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस आए कि अरे मुझे ये सब चीज़ के बारे में जानकारी है। सो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद करते हैं आप, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और उन लोगों को भी मोटिवेट कीजिए इस सेशन को देखने के लिए। सो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।